अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना असफ़र है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। और आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा के बाद हमारे पास ज़्यादातर लोग ऐसे आ रहे होते हैं जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे होते हैं, मैदे में तेज़ाबियत का मसला आ रहा होता है, पेट में दर्द, तकलीफ़ और बदहज़मी की कैफ़ियत के साथ अक्सर लोग हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इसकी मेन वजह यही होती है कि हम बकरा ईद के बाद जो कुर्बानी के गोश्त का है इस्तेमाल, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि आपके मैदे को इतना ज़्यादा अमाउंट में गोश्त खाने की आदत होती नहीं है और आप नॉर्मल रूटीन से हट के ज़्यादा मकदार में गोश्त का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बदहज़मी, तेज़ाबियत, गैस्ट्रिक इश्यूज़ और दीगर मैदे की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ओके जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ईद के बाद हम गोश्त का इस्तेमाल कितना फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। ज़ाहिर है, अगर आपने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली गोश्त खाना शुरू कर दिया, यानी कि अक्सर घरों में ये भी हो रहा होता है कि गोश्त है मौजूद, रखा हुआ है और ज़्यादा तादाद में खाया जाए। वही बात जो मैंने पहले बताई कि ज़्यादा इस्तेमाल और ज़्यादा मकदार में खाना गोश्त आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दिन गोश्त पकाया है, तो कोशिश करें अगले दिन आप मुर्गी का इस्तेमाल कर लें या सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। यानी कि बकरा ईद के बाद बहुत एहतियात करनी चाहिए गोश्त के इस्तेमाल में, क्योंकि आप गोश्त को ज़ाहिर है आपने स्टोर कर लिया है और आप गोश्त को जो है वो ज़्यादातर मैक्सिमम 6 महीने तक फ्रीज़ रख सकते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर में। तो ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप उसको फ़ौरन खा लें कि डेली बेसिस पे दिन और रात आप बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त पकाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ डिशेज़ पकाए जा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि इस किस्म की जो खुराक होती है जिसमें जिसे हम बकरे का गोश्त बनाते हैं या हम गाय के गोश्त को बना रहे होते हैं, तो इसमें ऑयल का भी हम इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे मीट खाना शुरू कर देंगे इतना फ्रिक्वेंटली और ऑयल का इंटेक लेंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा जहाँ तक बात है गोश्त को स्टोर करने की कि कितने अरसे के लिए हम रख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि आप अपने जो घर में कुर्बानी का गोश्त है उसको आप अच्छे तरीके से सही फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका गोश्त सही से फ्रीज़ हुआ हुआ हो। कहीं से ऐसी कोई सिचुएशन ना पैदा हो कि जैसे कि हमें पता है कि लाइट बहुत जा रही हैं आजकल और इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, तो इतनी मकदार में गोश्त रखें जिसको आप फ्रीज़ कर सकें। अगर आप ओवरलोड करेंगे अपने फ्रीज़र को, ज़्यादा गोश्त भर लेंगे तो और लाइटें इस तरह से हमारे जा रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो नीचे आ सकता है। और फ्रीजिंग टेम्परेचर को नीचे अगर वो आ गया और गोश्त ज़्यादा अमाउंट में हुआ, तो वहाँ पे फिर कंटेमिनेशन स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेस्ट तो यही है कि गोश्त को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही रखें, फैला के उसकी थैलियाँ बनाएं। यानी कि हमारे यहाँ होता है ना कि एक स्टैक बना देते हैं, एक गोला बना के हम रख देते हैं, उसको आपने थैली में डाल के गोश्त को थोड़ा फैला देना है, थोड़ा दबा देना है, फ्लैट कर देना है और फिर आप इस तरह से इसको अपने फ्रीज़र में स्टैक करें ऊपर एक के ऊपर एक करके, ताकि आपका जो गोश्त है घर में कुर्बानी में गोश्त है वो सही तरीके से फ्रीज़ हो और आप उसको बआसानी इस्तेमाल कर सकें। एक और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सब लोगों के ज़हनों में आता है कि हम जब गोश्त को फ्रीज़ करते हैं तो उसको जब थॉइंग प्रोसीजर होता है वो क्या होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आम ज़िंदगी में भी यानी आम दिनों में भी जब आप अपने घर में गोश्त लाते हैं, चाहे वो मुर्गी है, मछली है या वो कोई भी किस्म का गोश्त होता है, देखिए गोश्त के अंदर कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत जल्दी इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है अगर आप इसे सही टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करते। इसी तरह से अगर आप अपने गोश्त को सही टेम्परेचर पे थॉ नहीं करते, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि फ्रीज़र से निकाल के इसको बाहर रख दो, पानी के अंदर रख दो ताकि नरम पड़ जाए पकाने से पहले, इसको हम थॉइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर हम सही तरीके से थॉ नहीं करेंगे तो इससे भी हमारे यहाँ गोश्त में कंटेमिनेशन हो सकती है और बहुत हद तक ये जो गोश्त होता है ये फूड पॉइजनिंग का बाइस बन सकता है।
अब इसका जो सही जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं थ्वाइन के, वो ये होते हैं कि या तो आप सीधे सीधी तरह से गोश्त को फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज के आखिरी जो हिस्सा होता है वहाँ रख दें और रात भर वहाँ रखा रहे। तो इस तरह से जो गोश्त फ्रीजिंग टेम्परेचर से फ्रिज टेम्परेचर पे थॉ होता है, उसके अंदर मीट में कंटामिनेशन के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी है और आपने पानी के अंदर थॉ करना है, तो इसके भी दो तरीके हैं। या तो आप किसी भी फैले हुए बर्तन में गोश्त को रख के और पानी का नलका खोल दें और वो रनिंग वाटर चलता रहे बारीक धार में, आप उसको यानी कि उसमें से पानी जाता रहे और नया पानी आता रहे, ये इसका एक मकसद होता है। वरना फिर आप ये कर सकते हैं कि कोई छन्नी रख लें, उसके अंदर गोश्त रखें और फिर उसके अंदर भी आप इस तरह से लेकिन पानी आपने रनिंग रखना है, रनिंग वाटर रखना है, ताकि फ्रेश वाटर उसको रिप्लेस करता रहे और जो मीट में कंटामिनेशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा ना हो। अगर हम इसी तरह से एक प्याले में डाल के गोश्त को पानी डाल के रख देते हैं, तो इससे फिर गोश्त के अंदर जो कंटामिनेशन या बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हाँ जी, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि पाए कितने खाए जाएं। ज़ाहिर है बकरा ईद का ज़माना है और बकरे के भी पाए होते हैं, बड़े के भी पाए होते हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि कितनी अमाउंट में खा सकते हैं। ज़ाहिर है ये भी कोलेस्ट्रॉल से भरपूर चीज़ है और इसमें भी फ़ैट कंटेंट अच्छा खासा है। तो प्लीज़ अगर आप ये सवाल करते हैं कि साल में एक दफ़ा, तो ठीक है, लेकिन वो एक दफ़ा में क्वांटिटी कितनी है ये मैटर होता है। आप एक दफ़ा तो खा रहे हैं, लेकिन आप पूरे दिन में बार-बार पाए खाएँगे, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो एक दफ़ा खाएँ, एक टाइम पे खाएँ, एक लिमिट में खाएँ और उसके बाद फिर कोशिश करें ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाएँ, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि ये जो चीज़ें होती हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल है और ये आपके लिए अल्टीमेटली नुकसान का बायस बन सकता है। अच्छा जी, ज़ियाबितस और हार्ट के जो इश्यूज़ होते हैं जिन लोगों को, उनके उन मरीज़ों से या उन लोगों से मुतालिक यही मशवरा है कि आप भी बकरा ईद का गोश्त इंजॉय कर सकते हैं, खाएँ, बिल्कुल खाएँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बकरे का गोश्त खाएँ, जो जिनको हार्ट इश्यूज़ हैं, वो फिर रेड मीट, बहरहाल बीफ या बछिया गोश्त प्लीज़ अवॉइड करें। क्योंकि ज़ाहिर है आपको एक तो वैसे ही हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे और हार्ट प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे होते हैं। किसी का बाईपास हुआ हुआ होता है, किसी की कोई आर्टरीज ब्लॉक्ड होती हैं, बहुत किस्म के हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि इश्यूज़ मज़ीद ख़राब ना हो, आपने बीफ को यानी कि बच्ची के गोश्त को या गाय के गोश्त को अवॉइड करना है। लेकिन येस, अगर आपके यहाँ बकरे की कुर्बानी हुई है या बकरे का गोश्त खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। लीन करके खाएँ, चिकना पार्ट ना खाएँ, जैसे सीने का गोश्त काफ़ी चिकना होता है उसका प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। और अगेन वही बात है कि पोर्शन में खाएँ, यानी कि लिमिट में खाएँ। सब्ज़ी के साथ या सैलड्स के साथ कंबाइन करके अपने गोश्त को इस्तेमाल करें। ज़ियाबितस के मरीज़ भी अक्सर होता है कि जो लोग ज़ियाबितस के साथ होते हैं, उनके गुर्दों पे इफ़ेक्ट पड़ा होता है या उनके अंडरलाइन उनके किडनी फंक्शन इम्पेयर हो सकता है और आपको भी प्रोटीन इनटेक बहुत सोच समझ के करना चाहिए। थोड़ा-सा ख़्याल करके चलें और अपनी डाइट को बैलेंस करके चलें। अ, अगर हम मीट न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि गोश्त में आयरन और प्रोटीन के अलावा क्या ग़िज़ाइयत होती है, तो येस, आपको रेड मीट से फॉलिक एसिड अच्छा मिल जाता है, आपको रेड मीट से आयरन तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, विटामिन ए और इस तरह की चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। और ना सिर्फ रेड मीट, बल्कि अगर हम ऑर्गन मीट्स की बात करें तो जो कलेजी होती है उसके अंदर भी हमें विटामिन ए बहुत अच्छी मकदार में मिल जाता है, विटामिन डी बहुत अच्छी मकदार में मिल जाता है। तो इट्स नॉट दैट बैड एट ऑल कि हम सोच लेते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं कि रेड मीट तो है ही बुरी चीज़। ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए और जो चाइल्ड बेयरिंग एज में ख़वातीन होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है रेड मीट का इस्तेमाल करना। इससे आपको तमाम ग़िज़ाई अज्जा मिल जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और बहुत हद तक आपको आयरन भी मिलता है, ज़ाहिर सी बात है। और ये वो आयरन होता है जो हीम आयरन कहलाता है, यानी कि वो आयरन है जो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होता है और आपकी आयरन की कमी को फ़ौरन पूरा कर सकता है। बारबेक्यू जहाँ तक बात है गोश्त को करने की, येस, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और हम लोग वैसे भी नॉर्मल जो डाइट प्लान्स में लोगों को मीट खाने का मशवरा देते हैं, हम यही बोल रहे होते हैं कि आप बारबेक्यू को ज़्यादा तरजीह दिया करें, बिकॉज़ इसमें जो ऑयल का कंपोनेंट होता है बहुत हद तक कम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये ग्रिल हो रहा होता है। या तो आप ग्रिल कर सकते हैं, ग्रिलर पे ग्रिल कर लें, या आप कोयलों पे बारबेक्यू कर सकते हैं गोश्त को।
इक्वली ऑल गुड। आप उसमें घी की जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें, इससे बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे फिर आपका जो हम गोश्त को बारबेक्यू कर रहे हैं उसमें हम सैचुरेटेड फ़ैट को कम से कम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रेड मीट होता है, चाहे वो बकरे का है या वो बछिए का है या वो गाय का है, इसके अंदर जो है सैचुरेटेड फ़ैट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप बारबेक्यू करते हुए मज़ीद घी लगाएंगे उस पर तो वो सैचुरेटेड फ़ैट बढ़ जाएगा। तो हमारा जो मकसद है कि हम लेस ऑयल या लो फैट काइंड ऑफ फूड खाएं, वो मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें, या आप कोई कनोला ऑयल ले लें, उससे आप अपने बारबेक्यू के दौरान या ग्रिलिंग के दौरान अपने मीट को ब्रश कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इसकी कुकिंग टाइम की, तो येस, जब आप देख रहे हैं आपका गोश्त गल जाएगा, आप उसको फ़ौरन उतार लें। ओवर कुक नहीं करते मीट को कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, सूख जाए। अच्छी निशानी क्या है जो आपको अच्छे अच्छे शेफ़्स से और बड़े बड़े लोगों से सुनने को मिलती है, कि जो बेस्ट निशानी है एक अच्छे पके हुए गोश्त की, वही होता है कि द मीट शुड बी जूसी, उसको जूसी होना चाहिए, यानी कि आप खाएं तो वो गला हुआ भी हो और वो नरम हो, जूसी हो, ड्राई नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि चबाने में भी तकलीफ़ हो रही है, निगलने में भी तकलीफ़ हो रही है। इस तरह से अगर गोश्त को ओवर कुक कर देंगे तो आप काफ़ी हद तक जो गोश्त की ग़ज़ाइयत है उससे महरूम हो जाते हैं। अच्छा जी, ऑर्गन मीट्स जहाँ तक हम बात करते हैं कि हम ऑर्गन मीट्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और कभी कभी खाने से क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस हम लोग को आ रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं लोग हमसे। देखिए, ऑर्गन मीट्स जितने भी, चाहे वो बकरे का या गाय का दिल, मगज़, कलेजी, गुर्दे, ये तमाम ऑर्गन मीट्स में कोलेस्ट्रॉल है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब मसला ये आता आता है कि हम लोग के साथ सबसे बड़ा मसला जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने लोगों में, वो ये कि हम लोग पोर्शन कंट्रोल नहीं समझते। हमें ये नहीं पता कि हमें खाना है तो पोर्शन क्या होता है। अगर आपको कहा जा रहा है कि जी आप 100 ग्राम से ज़्यादा ना खाएँ, तो ज़ाहिर है लोगों को 100 ग्राम्स भी समझ नहीं आता। तो हम कहते हैं ठीक है, एक छोटा जो कप होता है खाना का, मीठा खाने का कप होता है, इतनी अमाउंट बना लें। इतनी अमाउंट में लोग खाना पसंद नहीं करते कि ओहो! इसमें क्या गुज़ारा होगा। तो इससे आपको ज़ाहिर है इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत गलत हैं। अक्सर घरों में ये भी होता है कि कलेजी या गुर्दे, इसका एक मिक्स बना के रख लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं पोर्शंस बना के, और ये एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है कि ये तो हम खाएँगे, और ये इसको वाक़ई बहुत फ्रीक्वेंटली खाना शुरू कर देते हैं। तो इससे ज़ाहिर है आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इसकी मकदार बढ़ सकती है। इसके अलावा आपके घर में ज़ाहिर है अगर कोई ऐसे अफराद रहते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या जिनको कोई और इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, गुर्दों के मसले हैं, उनको तो बिल्कुल भी ऑर्गन मीट्स नहीं खाने चाहिए। अगर ये कोई सवाल करता है कि अच्छा, तो फिर ऑर्गन मीट्स किसके लिए हैं, तो येस, अगर आप एक हेल्दी अडल्ट हैं, और अगर आपके घर में बच्चे हैं, ग्रोइंग एज में बच्चे हैं, यंग अडोलेसेंट बच्चे होते हैं, जवान बच्चे होते हैं, उनको आप बिल्कुल खिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप खुद भी खा सकते हैं, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, कोई ओबेसिटी का मसला नहीं है, कोई अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ पोर्शन कंट्रोल का ख़्याल करें कि आप जितनी अमाउंट में भी जो चीज़ खा रहे हैं, चाहे आप वो गुर्दे खा रहे हैं, कलेजी खा रहे हैं, मिक्स खा रहे हैं, खटाखट बना के खा रहे हैं, जो भी आपके जहन में, एक तो उसमें ऑयल की मकदार कम रखें, और क्योंकि वो ऑलरेडी आप जो चीज़ खा रहे हैं उसमें वैसे ही कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, मज़ीद आप उसमें ऑयल बढ़ा के उसका जो फ़ैट कंटेंट है बढ़ा देंगे। दूसरी बात ये कि उसके पोर्शन का ख़्याल रखें, और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप इस तरह से ऑर्गन मीट्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो साथ में ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, चटनी रख लें, अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और एक दफ़ा खाएँ, बार-बार मत खाएँ। जो एक फ्रीक्वेंटली खाना होता है ना ऑर्गन मीट्स का, ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, अगर एक आम इंसान भी फ्रीक्वेंटली खाना शुरू कर दे ऑर्गन मीट्स को। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारे ज़हनों में आता है कि बकरा ईद के बाद गोश्त के लिए बेस्ट कुकिंग मेथड क्या होता है। बहुत सारे जगहों से हमें डिफरेंट सोर्सेस से हमें पता चलता है कि कहीं कह रहे होते हैं कि जी गोश्त को आप बॉईल कर लें तो उसका फ़ैट कम हो जाता है, या उसको आप भून के रख लें तो वो ख़राब नहीं होता। बहुत सारे मेथड्स हैं, कुकिंग मेथड्स ऐसे जो कि लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं अपने हाँ, कि वो कुर्बानी गोश्त को पकाएँ। देखिए, एज़ सच मीट के लिए कोई ऐसी
न्यूट्रिशन वाइज अगर हम देखें, कोई ऐसी बात है नहीं कि जैसे सब्जियों के लिए हम कह रहे होते हैं कि सब्जियों को कम टेम्परेचर पर पकाएं, उनका कुकिंग टाइम कम से कम रखें, ज़्यादा पानी ऐड ना करें, तो इससे सब्जियों की न्यूट्रिशन लूज़ हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मीट का ताल्लुक है, तो मीट में बस ये देखना चाहिए कि उसको ओवर कुक ना करें। मेरे हिसाब से अगर हम मीट को बॉयल करते हैं और फिर हम उसको पकाते हैं, तो ये एक ओवर कुकिंग में आ सकता है। और अगर ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी गोश्त को हम बॉयल कर लें और उसका पानी निकाल दें, तो इससे हम फ़ैट रिमूव कर रहे हैं गोश्त का, नॉट नेसेसरली कि आप इससे 100% फ़ैट रिमूव कर देंगे। येस, आप कुछ परसेंटेज ऑफ फ़ैट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मीट के अंदर जो उसकी अपनी फ़ैट की जो प्रोपोर्शन है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। सो मेरे हिसाब से कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि हम गोश्त को पहले बॉयल करें और उसको पहले इतने प्रोसेस से गुजारें और फिर मज़ीद उसको पकाएं। इट्स बेटर कि आपका जो भी कुकिंग मेथड है आप उसको अडॉप्ट करें, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है उसमें पकाएं गोश्त को। येस, उसको ये ज़रूर देख लें कि वो आप उसका ज़्यादा ओवर कुक ना करें कि वो टफ़ हो जाए। दूसरी बात ये कि सब्जियों को अपने गोश्त के साथ कॉम्बिनेशन में ज़रूर पकाएं। मैं हर प्लेटफॉर्म पे, हर एक पॉइंट पे ज़रूर ये बता रही होती हूँ कि जब भी क़ुरबानी गोश्त पकाएं उसमें सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें या दालें शामिल कर दें, क्योंकि सादा गोश्त आप कितना खा सकते हैं और कब तक खाएंगे। सो इट्स बेटर कि आपका जो मील है, जो खुराक जो आप खाना खा रहे हैं वो बैलेंस हो जाए। और अगर आप सब्जियों का इस्तेमाल या गोश्त का इस्तेमाल, गोश्त के इस्तेमाल के साथ सब्जियों को, दालों को शामिल कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपसे मीट ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। और अगर आप लेट सपोज़ ऐसे कोई अपनी डिश तैयार करें जिसमें सब्ज़ी या दाल नहीं शामिल कर सकते, तो आप सैलड्स का एक अच्छा प्याला भर के बनाएं और उसको अपनी डाइट का ज़रूर हिस्सा बनाएं। और ख़ास तौर से इन दिनों जो हमारा बकरा ईद के बाद का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने मीट कंजम्पशन को बहुत हद तक बैलेंस करना है। कौन सा गोश्त इंसानी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद रहता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई ऐसा डेफिनेट आंसर नहीं है। हर चीज़, ज़ाहिर है गोश्त तो हर जानवर का जो हलाल है हमारे मज़हब में, उसका इंसान हमारे लिए मुफीद है। हमारे लिए रेड मीट की भी अहमियत है, बिल्कुल है, और हमारे लिए वाइट मीट की भी बहुत अहमियत है। लेकिन येस, आजकल जो हमारे यहाँ बीमारियों का तनासुब है, जो हमारे यहाँ जिस लेवल की डिजीज़ लोगों में कॉमन हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल के मसले हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, तो उसमें तो हम यही रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम करें। आप फ़िश ज़्यादा खाएं, बिकॉज़ फ़िश के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो गुड फैट्स होते हैं। वो आपके हार्ट के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके हेयर के लिए, पूरी एक ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मछली खाना। और जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है और जो मेडिटेरेनियन डाइटरी जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से आपको हफ्ते में 3 दिन मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो येस, रेड मीट से बेहतर है वाइट मीट, जिसमें फ़िश को हम ज़्यादा तरजीह देंगे। और जहाँ तक बात ये है कि रेड मीट में क्या ग़ज़ाइयत होती है, अगर हम बात करते हैं रेड मीट कि अगर लेट्स सपोज़ हम कह रहे हैं कोई खाए, तो वो कौन लोग खा सकते हैं। मैं हमेशा बहुत फोकस करती हूँ कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे होते हैं, जो ख़ास तौर से लड़कियाँ होती हैं, उनको बहुत ज़रूरत होती है कि वो रेड मीट का इस्तेमाल करें। और ज़ाहिर है उनकी ग्रोइंग एज है, उनके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अमूमन हम ये देखते हैं अपने क्लिनिक्स में भी पेशेंट्स के साथ कि अगर घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं या पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर रेड मीट नहीं खा रहे होते, बीफ ख़ास तौर से, कि नहीं वो तो हम नहीं खाते या वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं खाते, हमारे घर में मना है, हमारे घर में बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं। अब वो उनकी वजह से नहीं आता तो बच्चे भी नहीं खाते, विच इज़ रॉन्ग। अगर आपके घर में बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग सब, मतलब एक पूरी एक जॉइंट फैमिली टाइप की चीज़ है और उसमें आप अवॉइड करें रेड मीट देना, तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप छोटे बच्चों के लिए भी आप उसको मना करें, बिकॉज़ बच्चों की तो ग्रोइंग एज है, उनको तो फैट और प्रोटीन सब किस्म की उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन्स, B12, आयरन, फोलिक एसिड। हमारे यहाँ बच्चों में आयरन की इतनी कमी होती है और वो सही मायनों में एनीमिक भी होते हैं। या जो चाइल्ड बेयरिंग एज में ख़वातीन होती हैं, जो बच्चे पैदा करने की एज की ख़वातीन होती हैं, उनको भी बहुत ज़रूरत होती है कि वो रेड मीट का इस्तेमाल करें। और येस, रेड मीट में ज़रूरी नहीं है कि आप
ऐसा गोश्त लें जिसमें चिकनाई हो। आप लीन कट्स की तरफ जा सकते हैं। लीन का मतलब होता है चिकनाई निकला हुआ गोश्त, यानी कि बकरे का लें या बछिए का लें या बीफ लें, उसमें आप अपने बुचर से, कसाई से कह सकते हैं कि भाई इसको आप लीन कर दें, इसकी चिकनाई निकाल दें। तो ये सब काम ऐसे होते हैं जो थोड़ा-सा आप अकल से कर सकते हैं और इससे आप अपने फैमिली की न्यूट्रिशन को पूरा भी कर सकते हैं। एट द एंड ईद उल अज़हा के हवाले से मेरा यही पैगाम है आप सबको कि बिल्कुल साल में एक दफ़ा ईद उल अज़हा आती है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमने बिल्कुल अच्छे से सेलिब्रेट की है इस दफ़ा भी ईद, जबकि कोरोना का भी मसला था और उसके साथ साथ भी हमने अपने ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन अब ये जो गोश्त है इसकी एक तो तक़सीम बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। मेजॉरिटी कोशिश करें कि आप ज़्यादातर हिस्सा गरीबों को दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें वाक़ई कभी-कभी खाने को मिलता है और जो हमारा मज़हब कहता है कि हमें इक्वल हिस्सा देना चाहिए रिश्तेदारों को, गरीबों को, सबको। तो इसका बहुत ख़्याल रखें। अपने डीप फ्रीज़र्स को, अपने फ्रीज़र्स को ज़्यादा गोश्त से प्लीज़ मत भरिए। आपसे बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि अगर आप ज़्यादा गोश्त स्टॉक करते हैं और वो ख़राब होगा या किसी भी तरह से वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे जाएगा तो वो आपके लिए नुकसान है। तो इतना गोश्त बस रखें अपने लिए जो आप थोड़े बहुत अरसे में ख़त्म कर लें। और बाकी ये है कि अपनी हेल्थ का बहुत ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द लोगों का बहुत ख़्याल रखें और बैलेंस करके अपनी डाइट को लें, ताकि आपको आगे कोई इश्यूज़ ना हो, कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अपना और अपनी फैमिली का पूरा ख़्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।